जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीएस मॉक टेस्ट 5। ठीक है। डेली हम लोग 25 प्रश्न कर रहे हैं, एक दिन हिंदी के और एक दिन जीएस के। इन सभी प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए हर प्रश्न यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है पीडीएफ में, वो आपको पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सभी पुराने परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। हर प्रश्न की व्याख्या बताई जाती है आपको वीडियो में, तो आप चाहें तो अपना इसे नोट्स भी बना सकते हैं। डेली जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, जो व्याख्या आपको इम्पॉर्टेंट लगती है, उसको आप तुरंत अपने कॉपी पेन पर नोट कर लें। ठीक है। तो आप डेली कॉपी पेन को लेकर ही वीडियो देखा करें। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है सफलता पाना। तो सफलता पाने के लिए हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको विधिवत करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप कमेंट पर अपनी कितने प्रश्न आपने सही किए वो लिखें, और मैं जो प्रश्न आपसे पूछा करूं बीच बीच में उनके जवाब जरूर लिखा करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना ध्यान से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर कितना फोकस्ड हैं। फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अपनी पढ़ाई को जो आपको फाइनल टच देना होता है ना, वो तभी आएगा जब लगातार आप पढ़ेंगे। 5 मिनट 10 मिनट की पढ़ाई से किसी को सफलता नहीं मिलती, ये आप अच्छी भली भांति जानते होंगे। निरंतरता देखिए, जब आप लगातार 25 मिनट 30 मिनट लगातार बैठकर पढ़ने की आदत बना लेंगे, तो आप देखना आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा। लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे, लोग ज़्यादा अच्छे से आपसे बात करने लगेंगे। तो हर चीज़ आप जब करेंगे, हर चीज़ जीवन पर फर्क डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न बन जाता है आपका कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बताइए। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती फातिमा बीबी, या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, या श्रीमती सुचेता कृपलानी, या श्रीमती दुर्गा बनर्जी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, या श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक है। सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहाँ पर जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो जवाहरलाल नेहरू उनकी बहन थी। तो भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1950 में, 1955 में, 1957 में, या 1961 में? बताइए, भारत की संसद के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1955। ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1955 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1955 में पारित किया गया। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करता है। क्या करता है? संहिताबद्ध करता है। जो आपके विवाह होते हैं, उनसे जुड़े जो भी कानून बने हैं, उनको संहिताबद्ध करता है। ये किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू के अंतर्गत आता है। और हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो हिंदू होते हैं उनको तो हिंदू माना ही जाता है। बौद्ध, जैन और सिख को, सभी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को किसमें शामिल किया गया है? बताइए। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को किसमें शामिल किया गया? राज्य सूची में, या संवर्ती सूची में, या संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को किसमें शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सूची, ऑप्शन ए। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 अनुसूचियों में किया गया है। ठीक है। संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची 66 विषय हैं, और संवर्ती सूची 47 विषय हैं। तो भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 अनुसूचियों में किया गया है। पहली अनुसूची है 97 विषय, दूसरी अनुसूची राज्य सूची 66 विषय, और तीसरी अनुसूची संवर्ती सूची 47 विषय। तो आप बताएंगे जो भारत में 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें किसका जिक्र किया गया है? आप कमेंट कर अभी बताइए कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, किससे संबंधित है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची।
आपका अगला प्रश्न बन जाता है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1852, 1872 या 1881 या 1952? बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाता है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी, 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ये ब्रिटिश भारत में हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना शुरुआत 1881 में हुई, तब लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल था। तो जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, तब लॉर्ड मेयो थे, और जो नियमित जनगणना शुरू हुई 1881 में, तो लॉर्ड रिपिन थे। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो 2011 की थी जनगणना, वो भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? बताइए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? ऑप्शन ए 1936 बम्बई ठाणे के मध्य, ऑप्शन बी 1853 बम्बई सूरत के मध्य, ऑप्शन सी 1853 बम्बई ठाणे के मध्य, या ऑप्शन डी 1851 बम्बई घाटकोपर के मध्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 बंबई से ठाणे के मध्य। ठीक है, तो भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी तब था गवर्नर भारत का, और उसके कार्यकाल में 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर के छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई। पहला विद्युतीकरण मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बनाया गया। रेलवे की लंबाई की दृष्टि से अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का चौथा स्थान है। तो रेलवे की लंबाई की दृष्टि से अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान है। बताइए औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर का था, हुमायूं का था, अकबर का था, शाहजहां का था? बताइए औरंगजेब किसका पुत्र था। तो औरंगजेब आपका किसका पुत्र था? बताइए ए बी सी या डी। तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। किसका? शाहजहां का। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दोहक नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से? मुमताज के गर्भ से। तो इसके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चमत्कार पर था। तो जब ये वो बना था तो मुगल साम्राज्य अपने वो क्या कहते हैं, सबसे अच्छे समय पर था। तो किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। बताइए औरंगजेब को किसने मरवा दिया था? किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जहांगीर सही होगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपकी उंगलियों पर निर्भर करती है। आप उंगलियों से बैक बटन दबा देंगे तो आपकी किस्मत का दरवाजा बंद भी हो सकता है। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ठीक है, जो अर्जुन देव को जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करने के लिए उस आरोप लगाकर अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। ठीक किया था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? बताइए विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी? गंगा किनारे तो हो ही नहीं सकता, गंगा तो उत्तर भारत में बहती है, और कावेरी में, तुंगभद्रा या कृष्णा में एक नदी है। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो आपका 8 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। तो विजयनगर जो राज्य था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। इसकी स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। किसकी की थी? संगम राजवंश की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? भारवी ने, दंडी ने, भास ने या कालिदास ने? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने या दंडी ने या भास ने या कालिदास ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का डी। ठीक है, कालिदास ने। कालिदास इसका सही उत्तर है। तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने, 10 कुमार चरितम दंडी ने, स्वप्नवास दत्ता महाकवि भास ने, कीर्तार्जुनियम भारवी ने लिखी थी। ठीक है, कीर्तार्जुनियम भारवी ने लिखी थी। आपका अगला प्रश्न आ जाता है 10वां कि कौन सा साहित्य
संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य? इनमें से कौन सा साहित्य ऐसा है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तमिल साहित्य। तो तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है संगम साहित्य? जो तमिल भाषा में प्राचीन साहित्य लिखा गया है उसको संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते हैं। ठीक है, संगम नाम से सभाएं होती थी तमिल में, तो वहाँ पर जो कवि अपने लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना होता था, जो रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे, फिर उनका संकलन किया जाता था। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से? बताइए इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा से संघवाद लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कनाडा से संविधान लिया गया है। अब देख लेते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया ली गई है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार, ये सभी चीजें कहां से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को है, या राष्ट्रपति को है, या मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के महान्यायवादी को है? बताइए मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत का महान्यायवादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। जो अनुच्छेद 72 है संविधान का, उसके तहत राष्ट्रपति किसी की जो सजा दी गई है उसे क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा को परिवर्तित कर सकता है, उसके कठोर को सरल कर सकता है। ठीक है, सजा के प्रारूप को बदल सकता है, जैसे फांसी दी गई हो तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है, या पूरी तरह से माफ भी कर सकता है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक था। यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? 6वें। आपका अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी, व्यास? बताइए श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी, व्यास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झेलम, ऑप्शन बी। ठीक है, तो श्रीनगर कश्मीर घाटी में स्थित झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी अनंतनाग और बेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अनंतनाग और बेरीनाग झरने से निकलती है। और यह वूलर जो झील है ना कश्मीर की, उसमें उससे होते हुए चिनाब नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है जाकर। कौन? झेलम नदी। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? बताइए वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया गया अनुसंधान स्टेशन, उसका नाम क्या है? ध्रुव है, या हिंद है, या सागरिका है, या भारती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका भारती, ऑप्शन डी। तो वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। कौन सा? भारती। कहां पर? अंटार्कटिका में। इससे पूर्व भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर 2 अनुसंधान केंद्र और स्थापित किए गए, दक्षिण गंगोत्री 1984 में और मैत्री 1988 में। 1984 और 88 के बाद अब 2015 में भारती का स्थापना की गई। 84 में कौन सा स्थापित किया गया था? 84 में दक्षिण गंगोत्री, और मैत्री 1988 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1970, 1975, 1980 या 1965? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी?
1977 में की गई थी, 1975 या 1980 या 1965? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1977, ऑप्शन ए। ठीक है, तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी आर्थिक, वो 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1970 में की गई थी, जबकि छठवीं और अंतिम जो हुई थी वो 2013 में की गई थी। आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और 2019 की 7वीं आर्थिक जनगणना की तैयारी प्रगति पर है। तो ठीक है, जो 7वीं आर्थिक जनगणना 2019 में होनी थी उसकी तैयारी प्रगति पर है। कोविड की वजह से ये थोड़ा मामला लेट हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? जेनेवा में है, पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है, या वाशिंगटन डीसी में है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, 17 का सी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। भारत अभी इसका स्थायी सदस्य देश नहीं है, यह आपको बात याद रखनी है। तो इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, बार इकाई किसकी है? तो बार किसकी इकाई है? ताप की है, तापक्रम की है, बिजली की है, या वायुमंडलीय दाब की है? ताप, तापक्रम, बिजली या वायुमंडलीय दाब, बार बताइए किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब की बार इकाई है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसकी बार इसकी इकाई होती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, एटमोलॉजी संबंध किससे है बताइए? एटमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से है, प्राणी से है, कीट से है, या रसायन से? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? वनस्पति से, प्राणी से, कीट से, या रसायन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीट से। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन होता है, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी आपको याद रखना है, एंथोलॉजी आपको याद रखना है, और पोमोलॉजी आपको रखना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करा करिए वीडियो देखने के बाद। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बताइए? जो अंगूर की खेती करने का की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, या हार्टिकल्चर? बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा विटीकल्चर, 20 का एक ऑप्शन। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, और बागवानी हार्टिकल्चर कहलाता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मछली पालन पीसी कल्चर, रेशमों के कीटों का पालन सेरीकल्चर, और बागवानी हार्टिकल्चर कहलाती है, और अंगूर की खेती क्या कहलाती है? विटीकल्चर। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो भ्रूण तो आप समझते होंगे ना, जब कोई महिला गर्भवती होती तो उसके पेट में जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। जब वो शुरुआती महीनों में होता है, एक पहले दूसरे महीने में होता है, तो उसको भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जाती है? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, या ओवम? बताइए, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, या ओवम? यहाँ पर आप गलत लिख गया है, यहाँ पर आप भ्रूण कर लीजिए। ठीक है, भ्रूण के विकास के 12वें सप्ताह में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी है आपका सही है। ठीक है, फीटस। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। भ्रूण के फीटस के 12वें सप्ताह के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, जिसमें बच्चे के विकास और बच्चे में होने वाली समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग पीडीएफ में मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको आप, इसका सही ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, फीटस। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों का पहचान की जा सकती है? तो फीटस जो चरण होता है, यहाँ पर फीटस कर लीजिए,
12 सप्ताह में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। जब 12 सप्ताह हो जाते हैं गर्भ के, तो उसके जो बच्चा होता है अंदर, उसके सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, उसमें क्या क्या बीमारी है उसको भी पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है या एंजाइम है या विटामिन है या नमक है? बताइए, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है या नमक है? तो हार्मोन आपका, इंसुलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेंटिक एवं चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 में की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक वेंटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःभाग में पर लैंगरहैंस द्वीपका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी कम बनाने लगे तो आपको शुगर हो जाएगी, मधुमेह हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस का? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या है? विंडोज, ठीक, लाइनेक्स, एप्पल, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर। ये इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो देखिए, इसमें जो गूगल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल। ठीक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और सर्च इंजन कौन से हैं? याहू सर्च इंजन है, ठीक है, विंग सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी सभी वेब ब्राउजर हैं। इसमें जो बाकी सभी ब्राउजर हैं, फायरफॉक्स, मोजिला ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर है। गूगल क्रोम जो आता है वो वेब ब्राउजर है। आपका अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर। ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए, बी, सी, डी में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 8 मार्च। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक अथक प्रयास किए हैं। देश दुनिया भर में एक समय ऐसा आया था जब महिलाओं की काफ़ी दुर्गति थी। अभी भी कई हिस्सों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उनको एक पर्सन नहीं माना जाता, उसकी तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जो काफ़ी गलत है। महिलाओं को हमेशा बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, एक उच्च श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। तो महिलाएं एक सम्मान की चीज़ हैं, उनसे अच्छे उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इसलिए हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, बताइएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट जीएस का। यहाँ पर आपने आज फिर 25 प्रश्न देखे जो यूपी द्वारा पूछे गए हैं। ये आपकी लेखपाल की परीक्षा हो, मुख्य सेविका या यूपी पीटी या यूपी पुलिस, आरओ या आपका पीसीएस, हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है वो भी कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।